नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN के दरमियान की चपकलश और PDM का इंतशार तो खबर थी ही, उस पर बहस तो हो ही रही थी। लेकिन अब से चंद घंटे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम तरीन रहनुमा लीडर जनाब जहांगीर खान तरीन ने एक अदालत के सामने खड़े होकर जो रिमार्क्स किए तहरीक इंसाफ की अपनी अंदरूनी सियासत के हवाले से, वो एक तलातुम किसी सियासी कैफियत है पाकिस्तानी सियासत में। और यहाँ अब एक सवाल भी खड़ा हुआ है कि क्या तहरीक इंसाफ एक वन टाइम पार्टी होगी। यहीं से हम डिस्कशन का आगाज़ भी करेंगे और सबसे पहले मैं आपको जहांगीर खान तरीन साहब का वो टुकड़ा सुनाता हूँ। अफसोस का मकाम ये है कि आज मैं और मेरे दोस्त जो साहब आपके सामने यहाँ खड़े हैं और जो अभी बात भी करेंगे, हम तहरीक इंसाफ से इंसाफ मांग रहे हैं। मैं तो दोस्त था, मुझे दुश्मनी की तरफ क्यों धकेल रहे हो? मैं तो दोस्त था भाई, दोस्त ही रखो। जो भी इंतकामी कार्रवाई करवा रहे हैं ना, अब वक्त आ गया है कि उनको बेनकाब किया जाए। इनको बेनकाब करना ज़रूरी है। इनको बेनकाब खान साहब खुद करें कि ये कौन लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं जिससे मुझे खान साहब से दूर कर दिया गया। और मैं आपको ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं पहुँचेगा मुझे ये इस तरह से अलग करने से। अब यह एक हकीकत है कि जहांगीर खान तरीन के करीबी हल्के तो गुज़िश्ता एक बरस से ये कह ही रहे थे कि PTI के अंदर धड़े हैं, PTI के अंदर एक सियासी धड़ा है जो खान साहब को, जहांगीर खान तरीन को टारगेट कर रहा है। लेकिन आज जहांगीर खान तरीन ने बहुत खुल के ये इल्ज़ाम लगाया और जब वो अदालत में गए तो उनके साथ भी PTI के कुछ लीडरान वहाँ पर अदालत में गए हुए थे और वहाँ पर राजा रियाज साहब ने क्या दावा किया वो भी सुन लेते। अभी अभी जो खान साहब ने अतमाद का वोट लिया है, वो अतमाद का वोट लेने में सबसे बड़ा किरदार जहांगीर खान तरीन का था। अगर ये अपना मुस्बत किरदार अदा ना करते तो शायद वो अतमाद का वोट ना ले सकते। और आज खान साहब के इर्द गिर्द जो लोग जहांगीर तरीन साहब के ख़िलाफ़ साजिशें कर रहे हैं, ये इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, हम ये सब जो यहाँ पे MP MNAs वज़रा मौजूद हैं, हम ये समझते हैं कि ये सख्त ज़्यादती है और खान साहब को इस पे एक्शन लेना चाहिए। नाज़रीन, एक दिन पहले की खबर भी उड़ गई थी जो बाद में गलत साबित हुई कि जहांगीर खान तरीन आसिफ अली सरदारी से मुलाकात करने वाले हैं और शायद वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत भी इख्तियार कर सकते हैं। बहरहाल जहांगीर खान तरीन ने उसकी तरदीद की और आज शाजिया मरी साहिबा ने भी कुछ घंटों पहले शायद उसकी तरदीद जो है वो की है। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो अंदरूनी खलफशार है हुक्मरान जमात का, वो सामने आ रहा है। बहुत से लोग सोच रहे हैं कि क्या तहरीक इंसाफ एक वन टाइम पार्टी रहेगी पाकिस्तान की सियासत में। यहीं से हम डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। PMLN के सीनियर रहनुमा जनाब खुर्रम दस्तगीर साहब, जो इससे पहले पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, कॉमर्स मिनिस्टर रह चुके हैं, मुझे एक वीडियो लिंक के ज़रिए ज्वाइन कर रहे हैं। वेरी वार्म वेलकम टू खुर्रम दस्तगीर साहब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से की लीडर जनाब हुमायूं अख्तर साहब, हुमायूं अख्तर खान हमें ज्वाइन करेंगे और रोज़नामा 92 के एडिटर जनाब इरशाद आरिफ साहब, कॉलमनिस्ट हैं, पॉलिटिकल कॉलमनिस्ट हैं, पाकिस्तानी सियासत पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, वो भी हमारे साथ हैं एक वीडियो लिंक के ज़रिए लाहौर से। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माई गेस्ट वंस अगेन। खुर्रम दस्तगीर साहब, अगर ये कहा जाए कि आप लोगों ने इस तरह से अपनी मीडिया अटैक रखा, इमरान खान साहब को आपने फंसा दिया अकाउंटेबिलिटी के पूरे आर्गूमेंट के अंदर, जिससे अल्टीमेटली वो PTI अपने ही आर्गूमेंट के अंदर फंस गई, क्या ये कहना सही होगा? जी नहीं, इसमें इमरान खान साहब खुद सबसे बड़े जिम्मेदार हैं कि उन्होंने अपने आप को इस किस्म के कलाबाजियों में फंसाया और जो उनकी असल में तो इंतज़ामी नाकामी है, बद इंतज़ामी है कि जो एहतसाब का निज़ाम था, जैसे वो ठीक कर सकते थे, जैसे वो दुरुस्त कर सकते थे, जिसको वो सबूत और शवाहिद की बुनियाद पर तामीर कर सकते थे, उन्होंने उसको अपने बोझ और अपने इंतकामी सोच और एक तकलीफ पहुंचाने की सोच से उन्होंने ये इंतकाम नुमा एहतसाब जो है पिछले 2.5 साल में किया है। और बड़ी तवील लिस्ट है, कमरुल इस्लाम से शुरू हुई, हनीफ अब्बासी, नवाज शरीफ, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, शाहिद खान अब्बासी, एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ, साद रफीक, सलमान रफीक, मिफ्ता इस्माइल, हाफिज नुमान, बड़ी तवील लिस्ट है। आज भी खुर्शीद शाह साहब और शहबाज शरीफ जो हैं और ख्वाजा आसिफ वो जेल में हैं। तो अगर तो उनके पास एक मौका था, उन्होंने वो मौका गवा दिया अपनी नालायकी और अपने बोग्स में, अपनी जो विंडिक्टिव पर्सनैलिटी है उसके अंदर।
और फिर साथ ही चूंकि वो मुकम्मल तौर पर हर बाकी महाजों पर नाकाम हो गए हैं, वो मुईशत को संभालने में नाकाम हो गए हैं, वो खारजा पॉलिसी को संभालने में नाकाम हो गए हैं, बल्कि कश्मीर पर जो एक बहुत बड़ा पसपाई उन्होंने इख्तियार की है, अभी उसकी सजा उनको नहीं मिली। लेकिन अब जब उनको सारी सजाएं मिली हैं, तो बजाय ये कि हमने उन्हें फंसाया, वो ये समझते हैं कि उनके सबसे मजबूत तरीन जो पॉइंट है वो एहतसाब ही था, लिहाजा वो घूम फिर कर वहीं आ गए हैं जहां से वो शुरू हुए थे, और वहां भी आके फिर उन्हें ये समझ आई है कि ये जो तमाम इश्ते, जो उनकी जो फ्रस्ट्रेशन है, जिसकी वजह से जहांगीर खान तरीन को आज अदालत में पेश होना पड़ा, इमरान खान साहब की फ्रस्ट्रेशन ये है कि मामला दवाइयों से शुरू हुआ, फिर चीनी पर गया, फिर आटे पर गया, फिर पेट्रोल पर गया, फिर LNG पर गया, फिर पोल्ट्री पर गया, फिर घी पर गया, बिजली गया, गैस गया, वैक्सीन क्या। उनको ये समझ नहीं आ रही कि इन सारे मामलात की खराबी के जिम्मेदार वो खुद हैं, लिहाजा वो दूसरों को ब्लेम करते हैं। आजकल मैं ये आपके नाज़रीन के सामने रखना चाहता हूं, उन्होंने जो इतवार के रोज टेलीफोन पर गुफ्तगू की, उसकी वजह से मैं तो बहुत तशवीश का शिकार हूं, क्योंकि यूं लगा कि उन्होंने अपनी नाकामी जो है उसको जमहूरियत की नाकामी बनाकर पेश किया है, और वो इनकलाब फ्रांस और इनकलाब ईरान चाहते हैं, तो लिहाजा अपनी खराबियों को वो जमहूरियत की खराबी करार देकर मुल्क को आमरीत की तरफ ले जा रहे हैं, और फिर उनको इस सारे मामले में आर्गुमेंट में शुरू होने के लिए अपने दोस्त जहांगीर खान तरीन की कुर्बानी भी देनी पड़ी। खुर्रम साहब, खुर्रम दस्तगीर साहब मेरे साथ रहे, मैं फिर आपकी तरफ आता हूँ। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हुमायूं अख्तर खान साहब हमारे साथ हैं। हुमायूं साहब, ये बड़ा एक सब्सटेंटिव किस्म का क्वेश्चन है, एक मुश्किल सवाल है, और मुश्किल सवाल ये है कि तहरीक इंसाफ ने खुद प्राइम मिनिस्टर समेत हज़ारों लाखों दफ़ा एक जुमला दोहराया कि NRO हम किसी को नहीं देंगे, ठीक है, हज़ारों दफ़ा प्राइम मिनिस्टर ने कहा, फिर सारी पार्टी ने भी कहा। लेकिन हकीकत ये है कि नवाज़ शरीफ साहब हों या शहबाज शरीफ साहब हों या मरीम नवाज़ हों, ख्वाजा साद रफ़ीक हों या कोई और लीडर हों, किसी भी जगह पर जो नैब के केसेस थे उसमें कन्विक्शन नहीं हुई। अगर आप लोग जो पब्लिक ऑफिस अब्यूज़ के केसेस में कन्विक्शन हासिल कर लेते तो फिर तो आपका एक आर्गूमेंट की जी हम अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी करने चले हैं वो स्ट्रांग हो जाता। लेकिन और वो केसेस नैब ने बनाए जो कि डायरेक्टली कहा भी जा सकता है कि हुकूमत में हाथ में नहीं है। बहुत से इल्ज़ामात भी हैं कि नैब जो है वो एक पॉलिटिकल टूल मैनेजमेंट कर रही है किसी और के हाथ में। लेकिन FIA तो हुकूमत के हाथ में है, और जहांगीर खान तरीन का पब्लिक ऑफिस होल्डर भी नहीं है गुज़िश्ता 12 बरस से। एक बिज़नेस के इंटरनल डायनामिक्स में जाकर के ये शेयर्स इस तरह से बने हैं, इनकी कीमत बढ़ाई गई है, ये सब कुछ है, इस किस्म के केसेस में चले गए हैं। और तासुर ये है कि तहरीक इंसाफ के अंदर धड़े हैं जो इसमें प्ले कर रहे हैं। ये क्या चीज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत जो है इसको कोई फ़ायदा पहुँचेगा इससे, इस आर्गूमेंट से, ये इससे नुकसान होगा? जी, अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस के बारे में लेट्स बी क्लियर, अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस पॉलिटिकल था। जब सैफुर रहमान साहब अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के हेड PM सेक्रेटेरिएट में बैठते थे 90 की दिहाई में, और उन्होंने जो पीपल पार्टी के साथ किया और जरदारी साहब के साथ, वो सबको मालूम है। ये इदारा इमरान खान ने नहीं बनाया था नैब का, ये परवेज मुशर्रफ ने बनाया था, और उनके जाने के बाद 5 साल पीपल पार्टी को मिले और 5 साल PMLN को मिले, और उन्होंने इस इदारे में कोई चेंज नहीं किया। PTI इस इदारे को चेंज करना चाहती है, लेकिन जब हम चेंज करने बैठते हैं तो वो 34 पॉइंट्स की एक लिस्ट आ जाती है कि हमारे लीडरों को ये माफ़ी दे दें। PMLN और PTI के लीडरों के खिलाफ जो केस बने थे, वो जो मेन लीडर्स के खिलाफ, वो PTI ने नहीं बनाए थे। वो नवाज शरीफ के दौर में सुप्रीम कोर्ट का 5 मेंबर बेंच था जिसने GIT बनाई, और उसने एक पूरे केस तैयार करके भेजे नैब को कि वो इनको प्रोसिक्यूट करे। वो हमने नहीं किए ये, और उन्हीं के नतीजे में, जुडिशल प्रोसेस के नतीजे में इस वक्त नवाज शरीफ साहब 1.25 साल से मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं। वही प्रोसेस है, वही जुडिशरी है, वही चीज है। वो 1.25 साल से बाहर बैठे हुए हैं, और PMLN के बेशतर लीडर तक सारे सही कह रहे हैं, मैं भी यही कह रहा हूँ। आप सही कह रहे हैं कि नैब पे आपको कंट्रोल नहीं था, लेकिन FIA तो फेडरल गवर्नमेंट का इदारा है, और अब ऐसा लगता है कि आप अपने आर्गुमेंट में फंस गए हैं। ये जो अब चल रही हैं इस वक्त इंक्वायरीज हैं, ये तो आप और चीजों में चले गए। वो तो पब्लिक ऑफिस अब्यूज था, अब तो बिजनेस डायनामिक्स के अंदर चले गए कि बिजनेस डायनामिक्स में मैनिपुलेशन हुई है। मैं इसकी बात कर, नैब पे आपको कंट्रोल नहीं, मैं मानता हूं आपको नैब पे कंट्रोल नहीं। FIA is not responsible for public office. NAB is responsible for public office. FIA is responsible for any kind, mostly white crimes. FIA ने अगर
जहांगीर तरीन के खिलाफ मुकदमात बनाए हैं, तो मैं इस वक्त बिल्कुल इस पोजीशन में नहीं हूं कि मैं कह सकूं कि वो बेकसूर हैं या नहीं हैं। जहांगीर तरीन ने जाके बेल्स ले ली हैं अदालतों में और ये केसेस अब ट्राई होंगे और देखिए आया FIA इन केसेस को उनके खिलाफ प्रूव कर सकती है कि नहीं कर सकती। अब हम क्या करें, इस कार्रवाई को रुकवा दें? FIA doesn't get involved in public office or non-public office. That is the domain of NAB. ठीक है। अच्छा, अब मैं इसी आर्गुमेंट को लेकर आगे जाता हूँ। मेरे साथ हैं रोजनामा 92 के एडिटर मुदीर और पाकिस्तान के प्रोमिनेंट पॉलिटिकल कॉलमिस्ट जनाब इरशाद आरिफ साहब। इरशाद आरिफ साहब, क्या ये कहना सही होगा कि तहरीक-ए-इंसाफ अपने ही एलिवेटेड रेटरिक का शिकार हो गई है, चूँकि नौजवान बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, जिन्होंने ज़िंदगी में काम भी अभी 1-2 साल से ज़्यादा नहीं किया, वो इस किस्म के आइडियलिस्टिक आर्गुमेंट में बिलीव करते हैं, लेकिन एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की तरह तहरीक-ए-इंसाफ अपने ही पॉलिटिकल बेस के ऊपर अटैक होने दे रही है, जिसके नतीजे में पार्टी की सियासी गिरफ्त जो है ढांचे के ऊपर बहुत कमज़ोर हो जाएगी। डॉक्टर साहब, इसमें कोई शक नहीं कि एहतसाब के अलावा गुज़श्ता 2.5 साल में कोई ऐसा काम नहीं हुआ जिसे अपने कारनामे के तौर पर मौजूदा हुकूमत पेश कर सके। इसका नुकसान ये हो रहा है कि अपोजिशन जो बेचारी बिल्कुल मैं समझता हूँ साख खो बैठी थी, वो ताकतवर हो रही है और हुकूमत का जो बाकी 2.5 साल या 2.25 साल रह गए हैं उसमें डाउट क्रिएट हो रहे हैं कि क्या वो परफॉर्म कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। पार्टी के अंदर जो होते हैं, हर पार्टी में होते हैं, मुस्लिम लीग नून में भी ग्रुपिंग होती है, पीपल्स पार्टी में भी होती है, लेकिन जो लीडर होता है उसकी बहुत मजबूत गिरफ्त होती है। निचली सतह पे जो इख्तलाफात ग्रुपिंग चल रही होती है उसको लीडर जो है वो अपने मजबूत गिरफ्त की वजह से बाहर नहीं आने देता, तश्त-ए-बाम नहीं होने देता, और ये तासुर उभरता है कि पार्टी जो है मजबूत है, और जब वो पार्टी इक़्तिदार में हो तो फिर उसकी मजबूती का तासुर उसकी परफॉर्मेंस पर भी असरअंदाज होता है। लेकिन खान साहब का मामला ये है, ये अजीब बात है। अब देखिए ना, पंजाब में एक कमज़ोर आदमी लगाया हुआ है और मरकज़ में कुछ पता नहीं चल रहा। अगर एक आदमी जो परफॉर्म नहीं कर रहा उसको आपने हटाना भी है, निकालना भी है, तो उसका भी कोई बाइज्जत तरीका होना चाहिए। अभी तक जितने वज़ीर निकाले गए हैं वो टीवी से लोगों को पता चला है कि जी फ़लाँ वज़ीर को फारिग कर दिया गया है। फिर उसके जो वज़ीर-ए-आज़म हाउस में पावर कॉरिडोर्स में ग्रुपिंग है, वो भी एक चीज़ है। अब आज देखिए 3 MNAs थे, 9 MPAs थे जो खड़े हुए थे जहांगीर खान तरीन के साथ। इसका मतलब ये है कि ये कम अज़ कम लोग जो हैं वो नहीं समझते कि ये जो कुछ हो रहा है ये मुनसिफाना तरीके से हो रहा है या एहसाब का अमल है। वो ये समझ रहे हैं कि किसी शख्स को जो पार्टी का लायल है या लीडरशिप का लायल है निशाना बना रहे हैं कुछ लोग, और इसी तरफ जहांगीर खान तरीन ने इशारा भी किया है। तो ये एक ऐसी पार्टी के लिए जो नातजर्बाकार है, पहली दफ़ा इक़्तिदार में आई है, अगर वो अपने अंदरूनी तज़ादात पर काबू नहीं पा सकती, 2.5 साल में बहुत अच्छा वो परफॉर्म नहीं कर सकी, महंगाई, बेरोज़गारी और अमन अमान की सूरत हाल ख़राब से ख़राब तर हो रही है, अगर वो अंदरूनी तज़ादात का शिकार हो, अंदरूनी मुनाक़शत का शिकार हो, तो वो किस तरीके से डिलीवर कर पाएगी। ये एक संजीदा सवाल उठ खड़ा हुआ है उस वक्त जब अंदर से आवाज़ें उठना शुरू हो गई। सेनेट इलेक्शन में एक शिकस्त हुई, उसके बाद इमरान खान साहब ने एतमाद का वोट लेके वह डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन अब आज जो है वो खुलकर कुछ MPAs और MNAs सामने आ गए। मुमकिन है कुछ और लोगों की हमदर्दियाँ भी हासिल हों। तो ये हुकूमत का ये इंतशार जो है या तहरीक इंसाफ का इंतशार जो है अवाम के लिए नुकसानदेह इस नुक्ता नज़र से है कि इससे परफॉर्मेंस हुकूमत की जो है वो मुतासर होगी, और जो तवक्कुआत हैं लोगों को, नौजवान नस्ल को इमरान खान से, मौजूदा हुकूमत से, और उन तवक्कुआत पर के हवाले से सवालिया निशान है।
अच्छा ज़रा रुके, खुर्रम दस्तगीर साहब, उस बार बुखारी साहबा को मैं सुन रहा था, उन्होंने एक प्रेस ब्रीफिंग की कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि जहांगीर खान तरीन के खिलाफ जो कुछ हो रहा है ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ज़ाती तौर पे कर रहे हैं। इसका कहाँ, अभी आपने सुना हुमायूं अख्तर को कह रहे हैं कि एक सिचुएशन जो है वो डेवलप कर गई है, अब हम रोक तो नहीं सकते प्रोसेस को, लेकिन इतना बड़ा इल्ज़ाम कि प्राइम मिनिस्टर खुद ये करवा रहे हैं, ये किस बेसिस पे लगा दिया PMLN ने? जी, इसलिए कि शुरू से ये जो एहतसाब का निज़ाम है, इसको नैब एक औजार है, उसका इट्स टूल, उसको बतौर टूल के इस्तेमाल किया गया। अभी रिसेंटली हमें चंद दिन पहले मुल्तान नैब के DG को कुछ MNA MPs के कहने पर तब्दील कर दिया गया है। तो क्या अगर MNA MPs नैब के DG, लेकिन आपके खिलाफ तो केसेस नैब के हैं ना, यहाँ तो FIA की इंक्वायरी आ गई है, ये डिफरेंट चीज है। शुगर इंक्वायरी, FIA की इंक्वायरी, इस तरह की चीजें निकल आई हैं। इसलिए है कि देखिए, ये जो मैंने पहले अर्ज किया, मैं इसे दोहरा देता हूँ। इमरान खान साहब की अपनी नालायकी जो है इस मामले में चीनी की कीमत कंट्रोल करने, जो 1-1.5 साल से ये इशू चल रहा है कि जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत खत्म हुई तो चीनी 55 रुपए किलो थी। उस दौरान फिर वो 55 से 100 हुई, उसके ऊपर इंक्वायरियां बैठी। उसके बाद इमरान खान साहब ने इंपोर्ट करने में 6 महीने लगा दिए पिछले साल 2020 में, और आज जो चीनी है एक दफा फिर 110 रुपए किलो है, तमाम तर कोशिशों के बावजूद। तो जब उनको उन चीनी की कोशिशों में नाकामी हो गई है प्राइस कंट्रोल करने में, पाकिस्तान में सप्लाई इंश्योर करने में, तो उसकी बजाय वो उन्होंने जहांगीर तरीन पर केस दाख दिए, अवाम को ये बावर कराने के लिए कि देखें मैं कुछ ना कुछ तो कर रहा हूं। लेकिन असल में इसीलिए उनकी जाती कोशिश है कि भाई किसी को कुछ तो मैं दिखाऊं, क्योंकि मैं चीनी की कीमत कंट्रोल करने में नाकाम हो गया हूं मुकम्मल तौर पे। अब एक साल से ऊपर हो गया चीनी की कीमत उनके कंट्रोल में नहीं आ रही। तो यही चीजें बार बार हमारे उठ के सामने आती हैं कि इनकी जो एक्चुअली एक पॉलिसी के तौर पे इन्होंने माफियाज की जो सरपरस्ती की है, और मैं दवाइयों से शुरू हुआ था, दवाई, चीनी, आटा, पेट्रोल, LNG, घी, पोल्ट्री, और अभी हमने देखा है, आप ये गौर फरमाइए आपके नाजरीन के लिए, कि हुकूमत पाकिस्तान के पास कोरोना वैक्सीन खरीदने के पैसे नहीं है, MNA MPs को देने के लिए 1000 करोड़ रुपए हैं, अपने सरकारी इश्तिहारात देने के लिए काबीना के पास 100 करोड़ रुपए हैं, उनके पास वज़ीर-ए-आज़म का जहाज ठीक कराने के लिए 71 करोड़ रुपए हैं, KP के गवर्नर के लिए खरीदने के लिए 11.5 करोड़ रुपए हैं, लेकिन वैक्सीन खरीदने के लिए पैसा नहीं है। जब लोग ये सवाल पूछते हैं फिर जवाब ये आता है कि किसी को पकड़ लो, हम कुछ तो दिखाएं, हम कुछ कर रहे हैं। इसीलिए ये उनकी जाती कोशिश है इमरान खान साहब की कि जनाब मुझसे वैसे तो मामला हुकूमत का कारोबार नहीं चल रहा, मैं लोगों को पकड़ के अंदर डालूंगा, उनके ऊपर केस बनाऊंगा, और मैं अवाम को बता सकूंगा कि मैंने कुछ किया है। और जिसका आपने दुरुस्त जिक्र किया कि उनकी जो बेस है, जो उनकी सपोर्ट बेस है, उसको इसी से खुश करते हैं कि देखो अब मैंने इसको पकड़ लिया, अब मैंने इसको पकड़ लिया। असल अवाम का सवाल ये है, मैं गुजरावाला से आपसे मुझे ब्रेक ले लीजिए। मेरे हल्के के वोटर ये पूछते हैं कि भाई चीनी किस तरह सस्ती होगी? क्या जहांगीर खान तरीन को पकड़ने से चीनी सस्ती होगी? नहीं होगी। और यही इमरान खान की सबसे बड़ी नाकामी है। खुर्रम साहब मेरे साथ रहे, वक्फे के बाद खुर्रम साहब ने और PMLN की तरफ से जो इल्ज़ामात लगाए हैं हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ के ऊपर, उसका जवाब लेते हैं हुमायूं अख्तर साहब से आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। मैं सीधा चलता हूँ हुमायूं अख्तर खान साहब की तरफ। खान साहब ना सिर्फ तहरीक इंसाफ के एक अहम रुकन हैं, बल्कि इससे पहले पाकिस्तान के कॉमर्स मिनिस्टर रह चुके हैं, पाकिस्तान के नेशनल असम्बली और लेजिस्लेटिव प्रोसेस में कम से कम 4 दफ़ा उसका हिस्सा रह चुके हैं। और जो सवाल, जो इल्ज़ाम लगाए खान साहब, आपने सुना खुर्रम दस्तगीर साहब का कहना था कि तहरीक इंसाफ और प्राइम मिनिस्टर के पास परफॉर्मेंस नहीं है ग्राउंड पे। चूँकि परफॉर्मेंस नहीं है, असल मसला उनका महंगाई है, असल मसला उनका अशाए खुर्दोनोश हैं, उनकी अवेलेबिलिटी का इशू है, वैक्सीन हुकूमत जो है आसानी से इंपोर्ट नहीं कर पा रही है। लेकिन खान साहब और PTI मसलसल प्राइम मिनिस्टर एक अकाउंटेबिलिटी और करप्शन के रेटरिक पे अपनी सियासत और अपना जो पॉलिटिकल बेस है उसको सपोर्ट कर रहे हैं, और कोई काम कर नहीं पा रहे। वेल, आई डोंट थिंक ये कहना फेयर है। इंतहाई पेचीदा इकोनॉमिक हालात जिसमें शदीद किल्लत थी डॉलर्स की, वो हमें मिली, और हमने IMF से अपने ताल्लुकात रेस्टोर करके उनसे एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी ली, और उसके नतीजे में जो बाकी डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन दुनिया के, उन्होंने अपनी ताल्लुकात पाकिस्तान से रेस्टोर किए। इकॉनमी के फंडामेंटल्स बेहतर होने शुरू हुए। अनफॉर्चुनेटली
जो रेसिपी IMF की स्टैंडर्ड है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के लिए, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा अपना रुपया ओवर वैल्यू रखता है सिग्निफिकेंटली, और ना सिर्फ पिछली PMLN की हुकूमत, शौकत अजीज की हुकूमत में भी रुपया सिग्निफिकेंटली ओवर वैल्यू था। इसलिए आपने देखा अब तो नहीं है रुपया ओवर वैल्यू में वो मैसिवली गिरा। देखिए, जब रुपया ओवर वैल्यू रखा जाता है और वो IMF और उससे शदीद डॉलर्स की कमी पैदा होती है, क्योंकि आपकी इंपोर्ट्स अनकम्पेरेटिव हो जाती हैं, आपकी एक्सपोर्ट्स अनकम्पेरेटिव हो जाती हैं, इंपोर्ट सस्ती हो जाती हैं। एक फील गुड फीलिंग तो होती है कि जो खाने पीने की अशिया बाहर से आ रहे हैं या पेट्रोल आ रहा है वो इस वजह से सस्ता नजर आता है, बट इससे डॉलर्स की कमी पैदा होती है। IMF आके जो रेसिपी लाती है उसमें सडन ड्रॉप जो होता है रुपया का, उससे इन्फ्लेशन पैदा होती है, उससे आपकी तमाम इंपोर्ट्स महंगी हो जाती हैं, बशमूल पेट्रोल और बशमूल खाने पीने की अशिया, और ऑयल की इंपोर्ट्स महंगी होने से आपकी बिजली पे फर्क पड़ता है। साइमल्टेनियसली IMF जो है वो मॉनेटरी टाइटनिंग करती है, जिससे इकोनॉमी बिल्कुल रुक जाती है, इंडस्ट्री रुक जाती है। अच्छा, लेकिन PMLN का आर्गुमेंट ये है, ऑपोजिशन का आर्गुमेंट ये है कि अब 2.5 बरस गुजर गए हैं और 2.5 बरस में आपको सूरत हाल को कंट्रोल कर लेना चाहिए था। आर्गुमेंट ये है ऑपोजिशन। लेट मी गो थ्रू। अब मैंने आपको बताया कि इनिशियल क्राइसिस, सेकंड क्राइसिस हमारे ऊपर आया कोविड का। दुनिया तस्लीम करती है कि जहां तक कोविड को हैंडल करने का ताल्लुक है, पाकिस्तान ने बेहतरीन तरीके से हैंडल किया। ना सिर्फ कोविड को हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से हैंडल किया, बल्कि लाइवलीहुड पॉइंट ऑफ व्यू से इकोनॉमी को तबाह नहीं होने दिया, लोगों को भूखा नहीं मरने दिया, ये हमने हैंडल किया। इस वक्त आप वैक्सीन की बात कर रहे हैं, देखिए वैक्सीन, जहां तक चाइनीज वैक्सीन का ताल्लुक है, वो गवर्नमेंट के तमाम सेंटर्स में अवेलेबल है। एक अभी रशियन वैक्सीन आई है पाकिस्तान में, प्राइवेट सेक्टर में, वो रोल आउट उसका शुरू हो चुका है। जो कमी पेश आई है दैट इज एस्ट्राजेनेका। डॉक्टर साहब, आप क्योंकि मेडिकल डॉक्टर हैं, आप समझते हैं, एस्ट्राजेनेका हालांकि ब्रिटिश स्वीडिश कंपनी है, लेकिन अंडर लाइसेंस सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में भी ये प्रोडक्ट बनती है। उन्होंने वैक्सीन नेशनलिज्म के जरिए अपनी एक्सपोर्ट बंद की हुई है, जिसकी वजह से बरतानिया में भी कमी है एस्ट्राजेनेका की, और यूरोप में भी। हमारा एस्ट्राजेनेका से ताल्लुक ये है कि यूनाइटेड नेशन का जो आर्म है कोवैक्स का, जो गरीब ममालिक को ये वैक्सीन देगा, उसके पास एस्ट्राजेनेका नहीं पहुंच रही। उसकी वजह से आपने देखा है कि हमारे मुल्क में एस्ट्राजेनेका, जो कि हमें फ्री मिलनी है, तो इसमें तो पैसे की तो बात ही कोई नहीं है, उसके आने में कमी हुई है। सो ये वैक्सीन की बात मैं तस्लीम नहीं करता कि उसमें कोई खराबी आ रही है इस वक्त। आप कौन सी बात तस्लीम करते हैं खुर्रम दस्तगीर साहब की? क्या जी? देखिए, मैं खुर्रम दस्तगीर साहब की आप कौन सी बात तस्लीम करते हैं? और इरशाद आरिफ जो कह रहे हैं कि जो फूट पड़ी है पार्टी में, लड़ाई होती है हर वक्त। देखिए, फूट नून में कम है, फूट JUI में कम है। आई मीन फूट तो पार्टीज में सो कॉल्ड फूट होती है। ये इंटरेस्टिंग आर्गुमेंट है। खुर्रम दस्तगीर साहब, ये क्विक रिस्पांस, इससे पहले कि मैं जाऊं इरशाद आरिफ साहब की तरफ, जरा जल्दी से इसका जवाब देंगे। आपकी तो अपनी PDM के टुकड़े टुकड़े हो गए, ANP उसमें से अलग हो गई। जिस चीज को हमारे साथ डिनाई नहीं कर सकते वो ये है कि पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने जो मार्च 2021 तक के नंबर्स दिए हैं, सिर्फ 9 महीने में पाकिस्तान का ट्रेड डेफिसिट 21 अरब डॉलर है। अगर प्रिसाइसली पूछना चाहते हैं तो 20.827 अरब डॉलर हो चुका है ट्रेड डेफिसिट। तो जो लोग हमें ताने देते थे PMLN को, आज उनको खुद अपनी इस भयानक परफॉर्मेंस का सामना करना पड़ रहा है कि 21 बिलियन डॉलर ट्रेड डेफिसिट तो इन्होंने कम किया खुर्रम साहब जी। नहीं, मेरे सामने PPS के नंबर है, मैं आपको एग्जैक्ट नंबर बता देता हूं कि 2020-21 में जो एक्सपोर्ट्स हुई हैं 18.685 बिलियन की हुई हैं, इंपोर्ट्स 39.512 अरब डॉलर की हुई हैं, और डेफिसिट जो है वो 20.827 अरब डॉलर है। ये इनकी परफॉर्मेंस है कि मुकम्मल तौर पर हर जगह कोलैप्स है। और अभी हम कश्मीर की सफाई की बात नहीं कर रहे, अभी हम पाकिस्तान के वफाक को जो नुकसान पहुंचा उसकी बात नहीं कर रहे। तो आपकी हुकूमत में तकरीबन 40 अरब का था गैप जी। आपकी हुकूमत में तो खुर्रम साहब वो 19 बिलियन की एक्सपोर्ट थी, 63 बिलियन की इंपोर्ट थी, तो 40 बिलियन का गैप था। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। कोई 63 बिलियन की इंपोर्ट्स नहीं थी, इतना ही फर्क था 20 बिलियन का, जिसके ऊपर सब लोग हमें
बड़ा मतून किया करते थे, लेकिन उस वक्त 5.8% ग्रोथ रेट भी था। उस वक्त लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग भी 7% पे ग्रो कर रही थी। उस वक्त पाकिस्तान का एग्रीकल्चर भी 2018 में जब हमने छोड़ा है तो 4% पे ग्रो कर रहा था। पाकिस्तान की सर्विसेज भी 6% पे ग्रो कर रही थी। तो हमने तो पाकिस्तान की चलते हुई इकोनॉमी छोड़ी थी। यहां इमरान खान साहब की नालायकी और माफिया सरपरस्ती की वजह से जो इनक्रेडिबल इन्फ्लेशन हुई है, जो इन्होंने भयानक गलतियां भी शौकत तरीन साहब ने कहा और बिल्कुल ठीक कहा कि सबसे बड़ी गलती ये थी कि आपने रुपया 40% डिवैल्यू किया, आपने जो है 13.25% जो है वो इंटरेस्ट रेट किया, जिससे पाकिस्तान की इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हो गया और अभी तक हम उससे संभल नहीं पाए। और कहीं से भी इस वक्त जो है, ठीक है आपने जो है वो 200 अरब रुपए जो है पार्टी पोजीशन से हटके ना एक इरशाद आरिफ साहब का एक थर्ड व्यू ले लेते हैं, एक कॉलमनिस्ट का, एक मुदीर का, एक एडिटर का थर्ड व्यू भी ले लेते हैं। इरशाद आरिफ साहब, आपका क्या इस पर रद्द-ए-अमल है जो कुछ कह रहे हैं खुर्रम साहब? देखिए, बात यह है कि ये आज़ाद शुमार का जो खेल है ना, ये तो हमेशा चलता रहता है। हुकूमत एक वो कर रही होती है। मुश्ताक यूसुफी साहब ने कहा था कि एक होता है झूठ, एक होता है सफ़ेद झूठ और एक होता है आदाद शुमार, जो सफ़ेद झूठ से भी बड़ी चीज़ होते हैं। तो ये आदाद शुमार का खेल अपनी जगह पे, लेकिन हकीकत ये है कि इकॉनमी जिस अंदाज में नवाज शरीफ साहब के दौर में, पीपल्स पार्टी के दौर में, अगर आप डॉलर को मुस्तकम रखने के लिए 4-4.5 अरब डॉलर कौमी ख़जाने से मार्केट में फेंक दें और आप एक अपना क्रेडिट लें कि देखें जी हमने इकॉनमी को मुस्तकम रखा हुआ है, रुपए को मुस्तकम रखा हुआ है, तो ये तो कोई अक्लमंदी कोई भी नहीं कहेगा। बाकी ट्रेड डेफिसिट पहले भी चल रहा था, अब भी चल रहा है, लेकिन ये तो हकीकत है कि जो पीपल्स पार्टी के दौर में 25 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट थी, वो नवाज शरीफ साहब के दौर में 20 अरब डॉलर पे वापस आ गई। 5 अरब डॉलर कमी हुई है। और मौजूदा दौर में अगर वो 20 अरब डॉलर, जी हाँ, अगर मौजूदा दौर में 20 अरब डॉलर पे भी है, कोरोना के बावजूद है, तो फिर तो हुकूमत को क्रेडिट जाना चाहिए कि उसने मज़ीद गिरने नहीं दी बल्कि मुस्तकम की और आगे बढ़ने की कोशिश हो रही है। तो इसलिए मैं आदाद शुमार के खेल में किए बगैर जो बात शुरू हुई थी पार्टी के अंदर इंतशार की, देखें हुमायूं साहब ठीक कह रहे हैं और मैंने भी खुद कहा है कि पीपल्स पार्टी में भी इख्तलाफात होते हैं, धड़ेबंदी होती है, लेग पुलिंग होती है, मुस्लिम लीग नून में भी होते हैं। कोई सियासी जमात ऐसी नहीं है, हमारा कल्चर ही ऐसा है। बुनियादी चीज़ होती है कि जो लीडरशिप की गिरफ्त है वो कहाँ तक है, क्या वो इख्तलाफात पार्टी के अंदर रहते हैं या पार्टी से बाहर आते हैं। जो तहरीक इंसाफ का अलमिया ये है कि जो लड़ाइयाँ होती हैं वो सबको मालूम हो रहा होता है और बाहर आ रही होती हैं, और एक हुक्मरान पार्टी के अंदर अगर इख्तलाफ होगा तो उसकी परफॉर्मेंस पे असरअंदाज होगा। अवामी मसाइल जो हैं अवाम उससे मुतासर होंगे, जो ब्यूरोक्रेसी है जिसने काम करना है वो मुतासर होंगे, कैबिनेट के डिसीजन मुतासर होंगे। मसलन ये कोई मजाक की बात तो नहीं है कि जनाब आप तिजारत का इंडिया से फैसला कर रहे हैं और कैबिनेट से पूछे बगैर ऐलान कर दिया जाता है। तो इसका मतलब ये है कि एक कैबिनेट के अंदर या डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस जो है, फैसला साजी का जो अमल है, वो आपका ये नहीं है कि उसमें सियासत को, सफारत को, मईशत को जोड़ा गया हो, बल्कि मईशत अलग काम कर रही है, सियासत अलग काम कर रही है और सफारत अलग जरा इस पे ना एक हुमायूं साहब का बड़ा जवाब बनता है इस पे। जरा रुकिए मेरे साथ, बड़ा आपने बड़ा ये सही आपने सवाल उठा दिया, ये बड़ा सही आपने सवाल उठा दिया है। हुमायूं अख्तर साहब, जी हुमायूं अख्तर साहब, ये बात मुसलसल हमारे कानों में आ रही है, कैबिनेट मिनिस्टर्स ऑफ द रिकॉर्ड, कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान एक हेल्पलेस शख्सियत होते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर्स उनकी मौजूदगी में आवाज़ें उठाते हैं, एक दूसरे से लड़ते हैं, और वज़ीर और नवाज शरीफ साहब का हमें ये पता है कि इतना रोब होता था कि अगर वो आंख ऊपर करके देख लेते थे तो लोगों के कलेजे दहल जाते थे। उनकी कैबिनेट, उनके जो वज़ीर थे उनसे डरते थे। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के वज़ीर, उनके कैबिनेट मेंबर्स जो हैं वो उनकी मौजूदगी में लड़ाई करते रहते हैं और कोई रोब नहीं है वज़ीर आज़म का। अब मुहित, मैं आपसे दो बातें करना चाहूँगा। मैं इस काबीना का हिस्सा तो नहीं हूं, लेकिन मैं प्राइम मिनिस्टर की जो एक ग्रुप है स्पोक्स पर्सन्स का, जिसमें काबीना के वजीर भी हैं, जिसमें पार्लियामेंटेरियंस भी हैं, जिसमें पार्टी स्टॉलवर्ड्स भी हैं,
और मेरी तरह के अदना से वर्कर भी हैं, वो तमाम, और तकरीबन हफ्ते में एक दफा एक डिटेल्ड 1-1.5 घंटे की मुलाकात होती है। जो आप फरमा रहे हैं, जो आपने बातें सुनी है, वो मैंने आज तक कभी नहीं देखी इस तरह की मीटिंग में। प्राइम मिनिस्टर अपना व्यू देते हैं, लोग अपना व्यू देते हैं, और प्राइम मिनिस्टर एक फैसला करते हैं कि पार्टी क्या पोजीशन इख्तियार करेगी एक इश्यू में। दूसरी मैं आपसे गुजारिश करूं, देखिए ईसीसी का ये आई थिंक इस्लामाबाद हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि जो भी कैबिनेट की सब कमेटी है, जिस तरह की इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी है, इसके तमाम फैसले अल्टीमेटली जाके काबीना में वो इंडोर्स होंगे, उससे पहले वो फैसला फाइनल नहीं समझा जाएगा। आप ईसीसी, जैसे आप नाम से जाहिर होता है, इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी, प्राइमरीली ये इकोनॉमिक मैटर्स के लिए होती है। अब ईसीसी ने एक फैसला किया कि जी हम कॉमर्स मिनिस्टर भी तो वजीर आजम ही है ना। मैं गुजारिश करूं ना जी, ईसीसी ने फैसला, मैं बात मुकम्मल कर लूं। ईसीसी ने फैसला किया कि अब ये वजीर आजम की बड़ापन है कि जब वो फैसला काबीना में आया तो फॉरेन मिनिस्टर और कुछ और मिनिस्टर्स जो कि इकोनॉमिक मिनिस्टर्स नहीं थे, उन्होंने कहा कि इस फैसले में तो एक पॉलिटिकल एस्पेक्ट भी है, और काबीना में वो फैसला डिस्कस हुआ और उस फैसले को डिले कर दिया गया। दिस इज व्हाट हैपेंड। अब अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि काबीना उसको अप्रूव करेगी, तो काबीना रबर स्टैंप तो नहीं है ना जी। काबीना में जब किसी भी कैबिनेट सब कमेटी के फैसले जाएंगे तो वो डिबेट होंगे और उसके बाद अप्रूव होंगे। हुमायूं साहब, गुजारिश ये है कि जब ईसीसी ने एक फैसला लिया तो उसको मैं अगर अर्ज करूं, हुमायूं साहब, उस फैसले को कैबिनेट में जाने से पहले अनाउंस कर दिया गया। इरशाद आरिफ साहब, ये मैं आपसे मुतफिक हूं कि वो अनाउंसमेंट प्रीमैच्योर थी, ये मैं आपसे मुतफिक हूं। जी नहीं, वो अनाउंसमेंट प्रीमैच्योर नहीं थी। मैं ब्रेक ले लूं, मेरा ख्याल है खुर्रम दस्तगीर चुप हो गया। मैं आऊंगा खुर्रम दस्तगीर साहब की तरफ, चलता हूं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। मैं सीधा चलता हूं जनाब खुर्रम दस्तगीर साहब की तरफ। खुर्रम दस्तगीर साहब, कोई शक नहीं है कि हमाद अजहर साहब ने जंपिंग द गन की, जल्दबाजी की, जिसकी वजह से हुकूमत को एक दोबारा रिवर्सल करना पड़ा, और आप उस पर सभी लोग बहुत तालियां मार रहे हैं। हुकूमत को खासी ह्यूमिलिएशन का सामना करना पड़ा हिंदुस्तान से ट्रेड के मामले में। लेकिन मैं आपको याद करवाऊंगा कि अप्रैल या मई 2014 में आप पाकिस्तान के कॉमर्स मिनिस्टर थे, और हिंदुस्तान से उनके जो कॉमर्स मिनिस्टर थे कॉमर्स के टेक्सटाइल और इंडस्ट्रीज़ के आनंद शर्मा, बड़े सीनियर कांग्रेस के लीडर थे। वो एक बहुत बड़ा डेलीगेशन आपकी दावत पर लेकर आए थे। कम से कम 2-3 दिन तक की ईद का समा था सरीना होटल इस्लामाबाद में, जिसमें रिलायंस ग्रुप भी था, जिसमें टाटा, बिरला, सभी हिंदुस्तान के इंडस्ट्री के जायंट्स थे, वो सब मौजूद थे। और आप उनके साथ एक ट्रेड का बहुत बड़ा एग्रीमेंट साइन करने को थे। जब नवाज शरीफ साहब के साथ मोदी के एक एलची ने आके न्यूयॉर्क से मुलाकात की, आपसे मुलाकात भी नहीं की, और वो सारा प्रोसेस जो है डिसरप्ट हो गया और आज तक कोई ट्रेड एग्रीमेंट नहीं हो सका। उसके बारे में आप हमें क्या बताएंगे? डॉक्टर साहब, हकायक दुरुस्त नहीं है। जब मुझे अल्लाह ताला ने मौका दिया वज़ीर तजारत का, तो आनंद शर्मा पाकिस्तान तशरीफ नहीं लाए। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में तशरीफ लाए थे, जब वो कौन मरहूम अमीन फ़हीम साहब वज़ीर तजारत थे। वो उनके मेजबान थे पाकिस्तान में। लेकिन इससे कता नजर असल इशू ये है, उस वक्त कौन था जब आप साइन नहीं कर सके? नहीं ठहरे सर, उस वक्त कौन था? वो तो आप ही कॉमर्स मिनिस्टर थे ना जब डील नहीं हो सकी। जी मैं था ना जी। वो कौन लेकर आया था? मैं आनंद शर्मा की मेजबानी के हवाले से आपके हकायक दुरुस्त कर रहा हूँ डॉक्टर। उनकी एक फैक्ट गलत हो गया, मुझे ख्याल था आनंद शर्मा थे, लेकिन ट्रेड डेलीगेशन तो आपके होते हुए आया ना जी। ट्रेड डेलीगेशन हमारे होते हुए कोई नहीं आया सर। यहाँ कोई जो है कि जो गुफ्तगू हमारी जरूर हुई, निगोसिएशन हुई, लेकिन हिंदुस्तान का ट्रेड डेलीगेशन जो है वो किसी भी वजीर की क़ियादत में यहाँ नहीं आया। सिर्फ एक उनका एग्जीबिशन हुआ था लाहौर में, लेकिन हम एग्रीमेंट के ऊपर जी 2013 में आपकी हुकूमत आई, 2014 में हिंदुस्तान में इलेक्शन हुई। 2014 के अवाइल की बात कर रहा हूं मैं। उस वक्त जी मैं डॉक्टर साहब दुरुस्त हक़ाइक़ आपके सामने रख देता हूं। 2014 में हमारे और हिंदुस्तान के बता दीजिए ना सर, मेरी गलती बता दें। मैं खुद मौजूद था वहां पे, 2014 की बात कर रहा हूं। जी तो हमने एक आप कॉमर्स मिनिस्टर थे डॉक्टर साहब, मुझे अगर आप इजाजत देते मुकम्मल करने की, वक्त हमारे पास बड़ा कम है, और वो ये है कि हमने एक हिंदुस्तान के साथ मुज़ाकरात किए जिसमें हिंदुस्तान ने मतवाजी तौर पर पाकिस्तान को
टेक्सटाइल की मद में बहुत गहरी उन्होंने मराद दी, रियायत देनी थी, और पाकिस्तान ने भी उसके अगेंस्ट जो है उन्हें एक मतवाजी तौर पर हमें एक दूसरे के साथ बैलेंस करके हमने एक दूसरे के लिए तजारत को नॉर्मलाइज करना था, मामूल पर लाना था। लेकिन वो मामला हल नहीं हो सका उस वक्त और खत्म हो गया। यहाँ तो फैसला साजी का मामला है कि इमरान खान साहब की क़यादत में फैसला साजी सर्कस बन क्या चुकी है। एक एलची नहीं आया था मोदी साहब का जिसने कहा था कि एग्रीमेंट कांग्रेस से ना करें? क्या ये नहीं हुआ था? जी, ये जो हमने तो काबीना की मीटिंग भी बुला ली गई थी, लेकिन फिर वो काबीना की मीटिंग मनसूख हो गई बहुत सारे वजूहात की बिना पर। लेकिन इशू ये है कि इमरान खान साहब का जो फैसला साजी का तरीकेकार है वो एक सर्कस है। इमरान खान साहब को इतनी समझ नहीं है कि जब किसी दूसरे मुल्क में इंतखाबात हो, उन्हें ऐसा बयान नहीं देना चाहिए कि मोदी साहब का दोबारा मुंतखब होना कश्मीर के मसले के लिए अच्छा होगा। जब पाकिस्तान पर बालाकोट का हमला हो जाए तो फिर हिंदुस्तान को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का वोट नहीं देना चाहिए। उन्हें जो है अभिनंदन को बगैर किसी कंसेशन के रिलीज नहीं करना चाहिए। उन्हें कुलभूषण के लिए खुफिया ऑर्डिनेंस नहीं करना चाहिए। उन्हें अपनी बात के खिलाफ कहते थे कि जब तक कश्मीर पर कोई हिंदुस्तान पसपाई इख्तियार नहीं करता, हम हिंदुस्तान से बात नहीं करेंगे। फिर एलओसी पे सीज फायर के एग्रीमेंट नहीं करना चाहिए। और सबसे बढ़कर कि ठीक है, पाकिस्तान में खुद इमरान खान साहब की नालायकी की वजह से चीनी और कपास की कमी है, लेकिन क्या हम किसी और मुल्क से नहीं खरीद सकते थे? यहाँ इस वक्त जो है, जब कश्मीर का इतना बड़ा मामला जिसने पूरी पाकिस्तान और हिंदुस्तान की खारजा पॉलिसी की हियत बदल दी है 5 अगस्त 2019 के वाकये ने, उसके बावजूद जो है आप एक इमरान खान खुद वजीर तजारत है, उनकी समरी पर लिखा हुआ है कि इमरान खान वजीर तजारत ने यह समरी देखी है और सबमिट करने के लिए इसकी इजाजत दी है, अप्रूव किया है। तो जब वो किस तरह उससे पीछे हट सकते हैं? तो ये हमाद अजहर की जिम्मेदारी नहीं है, ये इमरान खान की जिम्मेदारी है कि उन्होंने पाकिस्तान में फैसला साजी को सर्कस बना दी। हुमायूं अख्तर साहब, लास्ट क्वेश्चन टू यू। आपकी हुकूमत की जो बचत है, अगर इलेक्शन जीतना है अगला, तो आपको मईशत को ठीक करना होगा। मईशत को ठीक आप नहीं कर पाएंगे जब तक IMF की कंडीशनैलिटीज़ में नरमी नहीं आएगी। क्या ये मुमकिन है? कोई भी IMF प्रोग्राम किसी हुकूमत ने आज तक कंप्लीट नहीं किया, कि आप भी नेगोशिएशन करें और इस IMF प्रोग्राम से निकल जाएं, ताकि जो कंडीशनैलिटीज़ आप पे लगाई जा रही हैं वो IMF की हटें आप पे और मईशत ग्रो कर सकें? आई थिंक ये आप कहना बिल्कुल बजा है कि हमारे लिए अगले 2 साल हमने इकोनॉमी को हायर ग्रोथ की तरफ ले जाना है। हायर ग्रोथ सिर्फ तब आती है जो एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है जो 75 से 80% आपकी नौकरी पैदा करता है, आपकी ग्रोथ में 75 से 80% कंट्रीब्यूशन है, और आपके रेवेन्यूज FPR के 75 से 80% इस सेक्टर से आते हैं। इस पे तवज्जो देनी है। मैं समझता हूँ कि ये IMF का प्रोग्राम जो रिस्टोर हुआ है, इसकी कंडीशनैलिटीज जो हैं वो वाली नहीं है जब शुरू हुआ था कि 40% आप रुपया डिवैल्यू करें और मॉनेटरी टाइटनिंग करें और इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाएं। ये तो आपने कोई नहीं सुना। रुपया तो इस वक्त फ्री फ्लोट पे है, और मॉनेटरी टाइटनिंग स्टेट बैंक गवर्नर का वाज़े इस वक्त है बयान है कि अगर थोड़े बहुत इंटरेस्ट ऊपर हो गए तो हो गए, तो वरना मॉनेटरी टाइटनिंग हमें नजर नहीं आ रही। मैं समझता हूं कि अब ये इस हुकूमत की, हमारी हुकूमत की इकोनॉमिक टीम पे मुनहसर है कि अगले 2 साल ये हाई ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री पर डाल सकते हैं। ये हमारे लिए बहुत अहम है, नौकरियां पैदा करने के लिए, रेवेन्यू ज्यादा कमाने के लिए और ग्रोथ को इंक्रीज करने के लिए। तो डालेंगे कैसे, ये सवाल रह गया, लेकिन वक्त में रखा है। इरशाद आरिफ साहब के साथ, माजरत के साथ तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आपने ये बहस देखी। कल फिर एक और टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होती है। मेरे साथ रहिए। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।